अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सफ़ा मुश्ताक है और हम क्लास 9 की जनरल साइंस पढ़ रहे हैं। उसका चैप्टर नंबर 3 बायोकेमिस्ट्री एंड बायोटेक्नोलॉजी पढ़ रहे हैं और आज हम उसका टॉपिक पढ़ेंगे एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स किसको कहते हैं? एंटीबायोटिक्स ऐसी मेडिसिन हैं या ऐसे केमिकल्स हैं जो हम बनवाते भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं that manufacture with the help of microorganisms like bacteria। ये बैक्टीरिया से और हम फंजाई से बनवाते हैं और ये किल भी नहीं को करती, यानी ऐसे डिजीजेस जो बैक्टीरिया और फंजाई फैलाएगा उसी के खिलाफ ये काम भी करेंगे और बनवाते भी हम इसको इन्हीं दोनों से हैं। उसको हम जो है वो एंटीबायोटिक कहते हैं। एंटीबायोटिक वायरस के खिलाफ काम नहीं करती। ये वायरस के खिलाफ काम नहीं करती क्योंकि ये सिर्फ उसी के खिलाफ काम करती है जिससे हम इसको फॉर्म करवाते हैं, यानी कि बैक्टीरिया और फंजाई। अच्छा, अब यहाँ पे हम कुछ इंपॉर्टेंट एंटीबायोटिक्स के बारे में देखेंगे। वो कौन कौन से? सबसे पहले पेनिसिलिन है, पेनिसिलिन को जो है ये डिस्कवरी करवाई थी इसके सबसे पहले सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने इसको डिस्कवर किया था 1928 में और हॉवर्ड फ्लोरे ने। सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, मोस्ट इंपॉर्टेंट काम इन्हीं का है, और हॉवर्ड फ्लोरे, इन्होंने इसको डिस्कवर किया था सबसे पहले 1928 के अंदर। उसके बाद जो है ये हम इसको कहाँ से हासिल करते हैं? ये एक वायरस है जिसका नाम है पेनिसिलियम नोटाटम, फंजाई है ये पेनिसिलियम नोटाटम, और उसी के नाम पे हमने इसको पेनिसिलिन जो है वो नाम भी दिया है। इसके इफेक्ट्स ये क्या है? ये एक नैरो स्पेक्ट्रम बैक्टीरिया एंटीबायोटिक है। नैरो स्पेक्ट्रम का मतलब होता है कि जो जिसका एक जो दायरा कार है एक्ट करने का वो छोटा हो, यानी मल्टीपल डिजीजेस के लिए वो काम ना करे, स्पेसिफिक हो, उसको हम नैरो स्पेक्ट्रम कहते हैं। तो ये एक ऐसी है नैरो स्पेक्ट्रम, लेकिन जिस टाइम पे ये डिस्कवर हुई थी उस टाइम पे इसने बहुत बड़ा इंकलाब पैदा किया था, बहुत ज़्यादा जानें बचाई थी। उसके बाद दूसरा है स्फेलोस्पोरेंस। स्फेलोस्पोरेंस जो है इसको डिस्कवर किया गया था 1948 में। इसको डिस्कवर किया था, भी फंगस से हुई थी, मैनलोस्पोरियम से 1948 में। ठीक है, ये फंगस है जिससे इसको डिस्कवर किया हुआ था, और ये भी बैक्टीरिया के वायरस दोनों के, फंजाई और बैक्टीरिया दोनों के लिए इफेक्टिव है, और ये ज़्यादातर उनके लिए इस्तेमाल की जाती है ऐसे बैक्टीरिया जो कि पेनिसिलिन के खिलाफ रेजिस्टेंस पैदा कर लेते हैं, यानी जिसके लिए जहाँ पे पेनिसिलिन के लिए रेजिस्टेंस पैदा हो जाए जिन बैक्टीरिया के अंदर, यानी कि वो इफेक्टिव ना करे, असर ना करे दवाई, तो फिर उनको स्फेलोस्पोरेंस दी जाती है। ये अक्सर होता है, हम डॉक्टर के पास जाते हैं, वो सबसे पहला सवाल यही पूछता है कल तुम्हें ये मतलब मसला था, अगर रेगुलर चेकअप के लिए जाएं हम तो मतलब कि अब वो ठीक है, यानी वो ये चेक करने की कोशिश करते हैं कि जो दवाई मैंने इसको दी थी, जो मेडिसिन मैंने इसको दी है, आया कि वो इस पर असर कर रही है इन बैक्टीरियाज के ऊपर। तो अगर तो आप अच्छा फील कर रहे हैं तो ओके, लेकिन अगर नहीं कर रहे तो उसका मतलब है आपके बैक्टीरिया ज़्यादा ज़िद्दी हैं, उनके अंदर रेजिस्टेंस है, तो फिर वो मेडिसिन को चेंज कर देता है, स्विच कर जाता है। अच्छा, उसके बाद जो है तीसरी है टेट्रासाइक्लिन्स। अच्छा, टेट्रासाइक्लिन्स जो हैं ये स्ट्रेप्टोमाइसिस से हासिल होती है। बैक्टीरिया है जिसका नाम स्ट्रेप्टोमाइसिस, वहाँ से हासिल होता है, और ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है, यानी इसका मतलब है कि मल्टीपल जो वायरसेस हैं, सॉरी बैक्टीरिया है और फंजाई है, उनके खिलाफ ये काम करता है, तो इसलिए इसको ब्रॉड स्पेक्ट्रम कहते हैं। इसके बाद फोर्थ है हमारे पास एरिथ्रोमाइसिन्स। एरिथ्रोमाइसिन्स जो है ये बी बैक्टीरिया को किल करता है और ज़्यादातर उसी को जो पेनिसिलिन के खिलाफ रेजिस्टेंस पैदा कर ले। एरिथ्रोमाइसिस ये भी स्फेलोस्पोरेंस की तरह उन बीमारियों के खिलाफ, उन बैक्टीरिया के खिलाफ दी जाती है जो कि पेनिसिलिन के लिए रेजिस्टेंस पैदा कर लेते हैं, और ये दो तरह से काम करती है। एक है स्टॉप कर देती है सेल फॉर्मेशन को, और दूसरा है स्टॉप कर देती है उसकी प्रोटीन सिंथेसिस को। मतलब एक को बोलते हैं बैक्टीरियोस्टेटिक और एक को बोलते हैं बैक्टीरियोसाइडल।
तो ये जो स्टॉप कर देती है बैक्टीरियोस्टेटिक स्टॉप सेल वॉल फॉर्मेशन, यानी कि उसके सेल वॉल नहीं भरने देती, दो तरह से काम करती है ना। ये जितने भी एंटीबायोटिक है सबकी बात बता रहे हैं आपको। तो ये क्या कर देता है, पहले स्टॉप कर देता है सेल वॉल प्रोडक्शन, यानी सेल वॉल की वजह से जो बीमारी फैल रही थी, इम्यूनिटी खराब हो रही थी होस्ट की, तो ये उसको क्या कर देता है, सेल वॉल बनना ही बंद करवा देता है। इस तरह से वो उसकी हमारी इम्यूनिटी को खराब नहीं कर सकती और जो है वो मर जाते हैं, बाद में किल कर जाते हैं। फिर एक है कि स्टॉप कर देता है दूसरा प्रोटीन फॉर्मेशन को, और जब ये उसकी प्रोटीन को ख़त्म कर देता है ना, सारी प्रोटीन को, और नई नई बनाने देता, तो फिर सेल डिवाइड नहीं कर पाता, और जो पुराने वाले हैं वो आहिस्ता आहिस्ता मर जाते हैं और नए वो नहीं फॉर्म कर सकता। इस तरह से भी उस बीमारी से बचा जा सकता है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट है वैक्सीन। वैक्सीन जो है एक तरीका है जिसके ज़रिए हम क्या करते हैं, यूज़ करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म को, और वो कौन से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को, दैट आर हार्मलेस, जो हमारे लिए जो है वो इतने खतरनाक नहीं होते, यानी कि या अधमरे होते हैं, यानी हमने उनको इस हालत में किया होता है कि वो अधमरे हो या फिर बेहोश, अनकॉन्शियस, इस टाइप के, ठीक है। उनको इस्तेमाल करते हैं क्या करने के लिए, टू डेवलप इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए पर्सन की, उसको हम नाम देते हैं वैक्सीन का। वैक्सीन जो नाम है ये लैटिन वर्ड से निकला है जिसमें वेका का मतलब था काउ, और असल में जब हमने इसको, ये सबसे पहले डेवलप हुई थी ना, तो तब ये एडवर्ड जेनर था, इसने, ये उन दिनों में एक बीमारी थी जिसका नाम था स्मॉल पॉक्स, ये बहुत ज़्यादा फैली हुई थी। तो जब ये बीमारी इतनी ज़्यादा थी कि इसमें बहुत बड़े बड़े किस्म के ज़ख्म बनते थे बॉडी के ऊपर, चेहरे के ऊपर भी, और जब उसमें से पीप निकलती थी तो वहाँ पे वो एक अपना निशान घड़ा छोड़ के जाता था, यानी काफ़ी सीवियर हालत थी इसकी। कुछ लोग तो बर्दाश्त भी नहीं थे कर पाते, उनकी डेथ हो जाती थी। तो एडवर्ड जेनर ने ये बात देखी कि ऐसे जो है वो लोग जो कि ना, जिनको काउपॉक्स हो जाती है, काउपॉक्स मतलब जो कि ये मवेशियों की देखभाल करते हैं, दूध वगैरह दोते हैं, उनको ये बीमारी होती थी काउपॉक्स, यानी कि उनके हाथों पे या पाँव पे छोटे छोटे से दाने निकल आते। जब वो शुरू में ये शुरू करते थे ये काम, तो छोटे छोटे से ना दाने निकल आते थे, जो एक हफ्ते के बाद ठीक हो जाते थे, या बहुत ज़्यादा हुआ तो बुखार हो जाता था इसके साथ, तो फिर वो ठीक हो जाती थी। उन सबको उनको मिल्क मेड कहा है, तो उन सबको जो है वो ये नहीं होती थी, स्मॉल पॉक्स नहीं हुई। तो उसने उस टाइम पे बगैर रीज़न को जाने उसने इलाज करना शुरू किया था कि वो क्या करता था कि जिन लोगों को काउपॉक्स हुई थी उनके ज़ख्मों से उनकी पीप को निकालता था और उसको जो हेल्थी पर्सन के अंदर डाल देता था। उनके अंदर इम्यूनिटी बढ़ जाती थी, उनके अंदर क्या होता था, उनको काउपॉक्स हो जाती थी लेकिन फिर उनको स्मॉल पॉक्स नहीं होती थी। तो इसने इस तरह से इनका इलाज करना शुरू किया। बाद में उसको ये बात पता चली कि असल में ये जो जरासीम थे काउपॉक्स के, ये स्मॉल पॉक्स की रिड्यूस फॉर्म है। तो जब बॉडी हमारी इससे अवेयर हो जाती है तो बॉडी की इम्यूनिटी बढ़ जाती है और वो क्या करता है, फिर पहले से तैयार हो जाती है स्मॉल पॉक्स के लिए। और जब स्मॉल पॉक्स उसको होती है, ये वाले जरासीम एंटर होते हैं बॉडी के अंदर, तो फिर उसको वो बीमारी नहीं होती। देखिए ये हमारा ना बॉडी का जो सिस्टम है ना, ये हमारे मुल्क के डिफेंडिंग सिस्टम की तरह है। मतलब फॉर एग्जांपल आपके मुल्क के ऊपर, आप बॉर्डर के ऊपर जो है ना, वो जो हमारे हमसाया मुल्क हैं उनमें से कोई अटैक कर देता है हमारे बॉर्डर के ऊपर, तो उस टाइम पे वो अटैक इतना बड़ा नहीं होता, हल्का होता है और थोड़ा बहुत नुकसान होता है हमारा, लेकिन हमारा जो मुल्क है वो जीत जाता है, हमारी फौज जीत जाती है उनसे अपना थोड़ा बहुत नुकसान बर्दाश्त करने के बाद। अब उसके बाद वो क्या करती है, उसके बाद वो सिक्योरिटी को टाइट कर देगी बॉर्डर के ऊपर कि इन्होंने अभी हमला किया, इस टाइम पे किया, इसका मतलब दोबारा हमला भी हो सकता है, तो हमें इससे अवेयर रहना चाहिए। तो वो पहले से अपनी तैयारियां तैयार करके रखेगा, ठीक है। वही सिस्टम बिल्कुल हमारी बॉडी परफॉर्म करती है। यानी जब ये काउपॉक्स के जरासीम बॉडी के अंदर एंटर हुए, बॉडी को झटका लगा कि जरासीम आए हैं, लेकिन वो इतने ताकतवर नहीं थे, बॉडी जीत गई। तो उसके बाद उसने क्या किया कि वहाँ पे सेल बन जाते हैं, मेमोरी सेल, और एंटीबायोटिक बन जाती है कुदरती तौर पे, जो कि हमारी ब्लड के अंदर रहती है। उसके बाद जब ये वाले जरासीम बॉडी के अंदर जाएंगे तो फिर वो उसको कोई नुकसान नहीं देगा। हमने इससे बहुत ज़्यादा बीमारियों पे काबू पाया। हमने इससे जो है वो
इसके खिलाफ जो है हमें बचपन में इंजेक्शंस लगाए जाते हैं, ये भी जो है इसके खिलाफ भी ये वैक्सीन है। इस तरह से वैक्सीन के ज़रिए हमने बहुत ज़्यादा बीमारियां हैं जिनके ऊपर काबू पा लिया है, और आगे भी मज़ीद हमारी कोशिश यही है कि हम जो हमारे पास ज़्यादा डेंजरस हैं उनके लिए हम वैक्सीन को तैयार कर लें। उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एंड लास्ट टॉपिक है रिसाइकलिंग ऑफ द वेस्ट एंड द स्कार्स मटेरियल। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है रिसाइकलिंग, और ये आपके चैप्टर का लास्ट टॉपिक है, इस चैप्टर नंबर 3 का। रिसाइकलिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर हम लोग अपनी जो ऐसी चीज़ें जो हमारे लिए वेस्ट हैं उसको हम अगेन यूज़ में लेके आ सकते हैं, दोबारा रिसाइकल करके उनसे फिर नई चीज़ें बनवा के हम दोबारा उसको इस्तेमाल में लेके आ सकते हैं। ऐसे प्रोसेस को हम जो है वो रिसाइकलिंग का नाम देते हैं। इसकी वजह से क्या होता है कि बहुत ज़्यादा तादाद में हमारे पास जो वेस्ट हैं, जैसे हमारे वेस्ट में आयरन, ग्लास, पेपर, प्लास्टिक, ये सारी चीज़ें शामिल होती हैं, जिसे पोल्यूशन का भी ये मेन है। जितनी किस्म के भी पोल्यूशन हैं, लैंड पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, उन सब में ही बहुत ज़्यादा पार्ट लेते हैं। तो ये सॉलिड मेनली सॉलिड को हम दोबारा से क्या करके रिसाइकिल करके इससे बच सकते हैं। अच्छा, अब इम्पोर्टेंस क्या है इसकी रिसाइकलिंग की, इसको पहले देखते हैं कि सबसे पहले तो ये होता है कि इन्वायरमेंटल पोल्यूशन कंट्रोल हो जाती है, यानी ये कंट्रोल करता है इन्वायरमेंटल पोल्यूशन को। उसके बाद जो है सेकंड क्या है कि हम जो है वो अपने नेचुरल रिसोर्सेज को बचा सकते हैं, कंजर्व नेचुरल रिसोर्सेज। जाहिर सी बात है जब हम पोल्यूशन को कंट्रोल कर लेंगे तो हमारे जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं वो भी बच जाएंगे। इसके अलावा जो है हम क्या कर सकते हैं कि दुनिया के बहुत ज़्यादा हिस्सों में जो कूड़ा है, सीवेज है जिसको बोलते हैं, वो पानी को हम गंदा होने से बचा लेंगे, यानी सीवेज वाटर, गंदा पानी। बहुत ज़्यादा कंट्रीज़ में जहाँ पे अब पानी की बहुत ज़्यादा कमी हो रही है पोल्यूशन की वजह से, और आने वाले दिनों में चांसेस हैं कि हम एक दूसरे के साथ जंग भी पानी की वजह से किया करेंगे, तो हम उसको बचा सकते हैं। उसके बाद जो है एनर्जी और मनी को बचा सकते हैं, सेव एनर्जी एंड मनी। अब इन चीज़ों को देख लेते हैं कि ये सारी चीज़ें हम कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले रबिश जो है हमारा, रिसाइकलिंग ऑफ द रबिश, यानी कि ऐसी चीज़ जो आपके लिए बिल्कुल बेफ़ायदा है, उनको रिसाइकिल करके हमें क्या क्या फ़ायदे मिल सकते हैं। अच्छा, रिसाइकलिंग ऑफ द रबिश जो है, इसमें हम क्या देखेंगे कि जो वो वाले नेचुरल रिसोर्सेज, ठीक है, वो वाले नेचुरल रिसोर्सेज जो ज़रूरी हैं एनवायरनमेंट के अंदर, उसको हम रिसाइकिल कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा तादाद में डोमेस्टिक और इंडस्ट्रियल रबिश जो है वो हम लोग बाहर निकालते हैं, जिसके अंदर बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल चीज़ें होती हैं जिनको हम रिसाइकिल कर सकते हैं और अपने बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज को बचा सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल पेपर, कार्डबोर्ड्स और इस तरह से दूसरी चीज़ें जो कि पेपर से या इससे मिलके बनी होती हैं, जैसे न्यूज़पेपर वगैरह, अगर इनको हम बाहर फेंक देते हैं जब हमारी यूज़ में नहीं रहती, तो इससे क्या होगा, अगर आप इसको रिसाइकिल कर लेते हो तो इससे रिसाइकिल करने से हम अपने ट्रीज़ को बचा सकते हैं, यानी कि हम डिफॉरेस्टेशन से बच सकते हैं। क्योंकि हमें एक टन पेपर बनाने के तकरीबन 17 से 18 दरख्त काटने पड़ते हैं, फिर हमारे पास वो हासिल होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम इसकी रिसाइकलिंग से उन चीज़ों से बच जाएंगे। फिर जो वेस्ट मटेरियल होते हैं उनकी रिसाइकलिंग से हम सॉलिड वेस्ट को बाहर फेंकने से बच सकते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है, जैसे अब बहुत ज़्यादा जो इंडस्ट्री से निकलता है तो उसके अंदर मेटल बहुत ज़्यादा होता है, मेटल की वेस्टेज होती है, अदर वेस्टेज होती है। तो अगर आप उसको ट्रीट कर लेते हैं, उसको प्योर कर लेते हैं, तो उससे भी हम क्या करते हैं, एनवायरमेंटल पोल्यूशन को बचा सकते हैं। अच्छा, इसके बाद जो है हम रिसाइकलिंग, सीवेज की रिसाइकलिंग से कैसे होगा, ये था हम लोग रबिश की रिसाइकलिंग करें जो घरों से और से निकलता है, और इसके अलावा रिसाइकलिंग ऑफ सीवेज, यानी वो चीज़ जो हम पानी में बहा देते हैं उसको गंदा कर देते हैं। तो पूरी दुनिया में, जैसे अभी हमने बात की कि पूरी दुनिया में जो है ना इसकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है वाटर की, ऑब्वियसली है, लाइफ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन हम क्या कर रहे हैं कि अपना जो डोमेस्टिक है, इसके अलावा जो हमारी इंडस्ट्रीज़ हैं, उनसे निकलने वाला सारा गंद हम पानियों में बहा देते हैं। तो अगर हम अपने पानी को उसको बहाने से पहले ट्रीट कर लिया जाए
तो उसको ऐसे ना बहाया जाए, ट्रीट करके बहाया जाए, तो उससे भी बहुत ज़्यादा ज़िंदगियाँ बच जाएंगी। एक तो वो पानी वापस उधर आ जाता है, रिजर्वॉयर्स में आ जाता है, फिर उसके अलावा वहाँ आ जाता है लेक्स में, पॉन्ड्स में, फिर दोबारा हमारे पीने के लिए आ जाता है, तो वो गंदगी दोबारा हमें शामिल हो जाती है। तो अगर उसको इस तरह से किया जाए कि उसको एक रिजर्वॉयर के अंदर यानी कि बंद मीडियम के अंदर आप उसको ट्रीट करें, और ट्रीट करने के बाद ट्रीट में क्या करेंगे, इसके अंदर से जितनी भी हैवी मेटल्स होंगे, जितने भी उसके अंदर नुकसानदार चीज़ें होंगी, उनको निकाल दिया जाए, और जो साफ़ पानी जिसको आपने ट्रीट कर लिया उसको बहा दिया जाए, तो उससे भी हम बहुत ज़्यादा इससे बचत हो सकती है। इसी तरह से जो दूसरी वाली प्रोडक्ट्स हैं जो हम निकालते हैं, जैसे घरों से निकलने वाले, जैसे बॉटल्स हैं, कप हैं, जार हैं, प्लास्टिक की बनी हुई बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं, इनको भी अगर क्रश करके दोबारा से इसको मेल्ट करके फॉर्म में लाया जाए स्टरलाइज करने के बाद, तो भी हम बहुत ज़्यादा सॉलिड वेस्ट से बच जाएंगे, जिसकी वजह से अब ये देखिए जो प्लास्टिक की और ये बॉटल्स हैं, कप हैं, शॉपर हैं, ये अगर हम लोग कहीं बाहर फेंकते हैं मैदान में, खेतों वगैरह में भी, तो वो वहाँ पे फसल नहीं उगने देता, ठीक है। वो क्या कर देता है, एक तो पानी को नीचे नहीं पहुँचने देता, इंसुलेटर बन जाता है वहाँ पे, और जब वहाँ पे नीचे पानी पहुँचता है तो फसल भी ऊपर से ग्रो नहीं करती वहाँ से, तो उसको भी नुकसान देता है। तो इसको अगर हम ट्रीट कर लें तो हम इन सारी चीज़ों से जो है वो क्या होंगे, बच जाएंगे। अब इसको ठिकाने लगाने के हमारे पास कौन कौन से तरीके हैं, मुख्तलिफ हैं। एक तो ये नेचुरल वेस्ट जो है कह लें, या फिर डिस्पोज करने के जो तरीके हैं वो कौन कौन से हैं। यानी कि सबसे पहले आप ये कर लें कि फर्टिलाइज़र इस्तेमाल कर लें नेचुरल। ये जो सीवेज है इसको अगर आप कुदरती खाद के तौर पर इस्तेमाल करें, जैसे कि जो गोबर है उसको भी इस्तेमाल किया जाता है खाद के तौर पर, तो उससे क्या होगा कि उनको वो चीज़ भी, प्लांट्स के लिए वो सारी चीज़ें ज़रूरी होती हैं, उसको वो मिल भी जाएगी, आपकी यील्ड अच्छी होगी, दूसरा आप जो है वो गंदगी से बच जाएंगे, ठीक है। इसके अलावा क्या होता है कि आप इनको बर्निंग इन इंसिनरेटर्स, ठीक है, भट्टियों में इसको जला के पिघला लें और फिर इसको मेल्ट करके न्यू फॉर्म में ले आएं। और या फिर आप क्या करें, इसको अंडरग्राउंड बरी करें, यानी कि ज़मीन के अंदर जिसे प्योर हाइजीनिक कंडीशन सारी पूरी होंगी, सफाई के सारे इंतज़ाम, तो उस तरह से ये तरीका भी से अपनाया जा सकता है। तो ये हमारा लास्ट टॉपिक था रिसाइकलिंग, यहाँ पे हमारा चैप्टर खत्म हो जाता है। अल्लाह हाफिज़। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट करें। ऐसे ही मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।